भारत का अनकहा इतिहास की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कश्मीर के इतिहास पर। आखिर ऐसा क्या था जो कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से अलग बनाता है? आज की चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं आज हमसे जुड़े हुए सभी महानुभावों को अवगत करवा दूं कि चर्चा के विषय में अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से अपना सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा भारत का अनकहा इतिहास श्रृंखला के प्रेरणा स्रोत श्री रघुवरी डालमिया जी से कि वो आज की चर्चा को आरंभ करें। श्री रघुवरी डालमिया जी। जय हिंद दोस्तों। भारत का अनकहा इतिहास की आज की श्रृंखला में कश्मीर का इतिहास श्री संजय दीक्षित जी इसके बारे में बताएंगे हम सबको। संजय दीक्षित जी चेयरमैन जयपुर डायलॉग्स के हैं और जयपुर डायलॉग्स जो है ये एक यूट्यूब चैनल चलाता है जिसमें राष्ट्रहित, देश हित, सनातन हित, हिंदू हित और जितनी भी इस तरह की प्रेरणादायक वीडियोस हैं यूट्यूब में, संजय जी खुद भी बोलते हैं इनका बहुत ज्ञान है और अलग अलग जो अच्छे अच्छे वक्ता हैं उनको ये बुलाते हैं और अलग अलग विषयों पे बातचीत करते हैं। भारत के गौरव को इन्होंने अपने जयपुर डायलॉग्स के यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत आगे बढ़ाया है। तो आज संजय जी ने मेरे को टाइम दिया, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला क्योंकि ये बहुत बिजी रहते हैं। इनके हर रोज 3 सेशन चलते हैं। मैं तो आप सबको बोलूंगा कि आप लोग जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए और आप उसको जरूर सुनिए। बहुत अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें मिलेंगी। संजय जी एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रहे हैं। राजस्थान में सेक्रेटेरियल लेवल तक पहुंचे थे और इन्होंने जनता के लिए, राजस्थान की जनता के लिए बहुत काम किया है। खासकर बाड़मेर में जब ये कलेक्टर थे तो इन्होंने वहां के किसानों के लिए उनकी आमदनी कैसे बढ़े इसके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया था। ये खास चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे तो इनके बहुत सारे काम हैं, हर एक चीज मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये खास चीज जो है इन्होंने बहुत अच्छी करी थी। इन्होंने एक किताबें तो इन्होंने बहुत लिखी हैं, बट इनकी एक बहुत बढ़िया किताब है अनब्रेकिंग इंडिया। अनब्रेकिंग इंडिया में उन्होंने कश्मीर के इतिहास को टच किया है और उसके बाद सीएए, एनआरसी और उसको लेके जितने भी आज भारत के अंदर हमारे जो भारत के अंदर के दुश्मन हैं उन लोगों ने जो काम शुरू किया है भारत को तोड़ने का, उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। सीएए क्या है, एनआरसी क्या है और हमारे भारत में ये क्यों लागू होना चाहिए। तो एक इन्होंने और मुहिम शुरू करी है जो बहुत बढ़िया मुहिम है, फतवा आलमगिरी। एक मुगलों के टाइम का एक रूल बुक तरह का कोई हुआ करता था। इसकी हिंदी में कोई ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है और केवल ये अरबी भाषा, फारसी भाषा में है और अंग्रेजी में भी इनके केवल कुछ ही तथ्य अंग्रेजी की भाषा में अवेलेबल हैं। तो ये धीरे धीरे हिंदी में इसको ट्रांसलेशन करवा रहे हैं एक्सपर्ट्स के साथ और इसमें पब्लिक का अपार सपोर्ट इनको मिला है। हजारों लोगों ने इस इस मुहिम के लिए संजय जी के साथ सपोर्ट किया है। तो ये बहुत बढ़िया मुहिम चला रहे हैं। ये सारा का सारा मुहिम जो है ये हिंदू राष्ट्र, भारत राष्ट्र, कैसा देश और हमारा सनातन धर्म। तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मैं संजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं और हम सबको कश्मीर के इतिहास के बारे में बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी, और आपके इस संगोष्ठी के जो भी महानुभाव यहाँ उपस्थित है उन सभी को मेरा अभिवादन। आज का जो विषय आपने रखा है कश्मीर का इतिहास, ये वास्तव में हमारा दुर्भाग्य है कि कश्मीर के इतिहास के बारे में हम सभी को इतना कम पता है। यदि लोग कश्मीर के इतिहास में बात करते भी हैं तो संभवतः जो आधुनिक इतिहास है हमें 1947 के बाद वाला या अधिक से अधिक हमें थोड़ा बहुत 1947 के पहले का थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन उसके पहले क्या हुआ
वो नहीं पता चलता। ये बताया जाता है कि साहब कि निष्कासन हुआ वहाँ से पंडितों का 1989 में, लेकिन आप लोगों को ये जानकर अचरज होगा कि ये जो निष्कासन हुआ पंडितों का 1989-90 में, ये 7वां निष्कासन था, 7th एक्सोडस। ये पहला नहीं था, ये 7वां था। और कश्मीर जो है वो उसकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि काशी में भी जब विद्वान होता था, जब यज्ञोपवीत होता था बच्चों का, तो सबसे पहले वहाँ एक परंपरा थी कि वो काशी की तरफ अपने पग उठाते थे पहले, और फिर उनको कहा जाता था कि नहीं, पहले आप यहाँ काशी में विद्यार्जन कर लीजिए, उसके बाद कश्मीर जाइएगा, क्योंकि कश्मीर का जो विद्यार्जन था वो काशी से भी उत्कृष्ट माना जाता था, उसकी यह स्थिति थी। तो वहाँ पर कैसे ये ह्रास हुआ, कैसे इस महान सभ्यता का ह्रास हुआ, वहाँ पर यदि देखिए तो जो जिस तरह की हिस्टोरियोग्राफी जो आज आधुनिक युग में मानी जाती है, उस तरह की हिस्टोरियोग्राफी भारत में हुआ नहीं करती थी। भारत का इतिहास जो था वो इतिहास से सीखने का उसमें आशय अधिक होता था। तो इतिहास से सीखने के उद्देश्य से इतिहास लिखा जाता था, इसलिए उसमें व्यक्तियों का इतिहास, घटनाओं का इतिहास अधिक न होकर व्यक्तियों का आख्यान अधिक हुआ करता था। आप रामायण पढ़ेंगे या महाभारत पढ़ेंगे तो दोनों में आपको ये स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। तो इसका जो राजतरंगिणी, एक कल्हण नाम के विद्वान हुए थे, उन्होंने इसका आरंभ किया था, लेकिन राजतरंगिणी एक पुस्तक ना होके एक कंपाइलेशन है जो बड़े लंबे समय तक, लगभग 500-600 वर्ष तक चला, लगातार चलता है, और उसको अलग अलग समय पर अलग अलग लेखों ने लिखा है। लेकिन चूंकि उसका आरंभ कल्हण नाम के विद्वान ने किया था, इसलिए उसको कल्हण की राजतरंगिणी कहते हैं। और इस राजतरंगिणी ने कश्मीर का इतिहास, वैसे तो जो हमारी जो कली पंचांग है, आप लोगों को संभवतः ज्ञात हो कि हमारे यहाँ जो इस समय जो उपलब्ध पंचांगों में से सबसे प्राचीन कली पंचांग है, जो आज भी हमारे जो अनुष्ठान होते हैं उसमें आज भी उस कली पंचांग का उपयोग होता है। और वो कली पंचांग आरंभ होती है 3102 ईसा पूर्व। तो उस कली पंचांग के अनुसार कल्हण जो है वो कश्मीर का इतिहास वैसे तो आरंभ करते हैं 7वीं शताब्दी कली पंचांग से। तो 7वीं शताब्दी कली पंचांग का अर्थ हुआ लगभग 2400 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास। और जो आजकल हमारे जो शोध चल रहे हैं उसके अनुसार 2400 वर्ष ईसा पूर्व जो है वो संभवतः ये बुद्ध निर्वाण के आसपास का समय है, क्योंकि विद्वानों ने, जो हमारे जो प्राचीन विद्वान हैं जिन्होंने पुराणों से पूरे इतिहास का आकलन किया है, पूरे कालक्रम का आकलन किया है, उन्होंने कालक्रम के अनुसार जो बुद्ध निर्वाण का समय है वो, उसमें उनका ये मानना है कि लगभग 1300 वर्ष जो हैं वो भारतीय कालक्रम में से लुप्त हो गए हैं। 1380 संभवतः 1380 या 1381 वर्ष। तो इसलिए जो बुद्ध निर्वाण का जो समय बताया जाता है 7वीं शताब्दी में, वो संभवतः 21वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जाकर होगा। तो उससे भी पूर्व ये इतिहास आरंभ होता है। लेकिन जो इसका कालक्रम पूरी तरह से इस्टेब्लिश होता है वो ललितादित्य के काल में होता है। तो ललितादित्य, जिसका आपने पता नहीं सुना हो कि नहीं सुना हो, करकोटा वंश जिसका नाम है, उसके जो मुख्य सम्राट, प्रमुखतम सम्राट हुए हैं ललितादित्य मुक्तापीड़, और उनके साम्राज्य का जो विस्तार था वो कश्यप सागर, जिसको कैस्पियन सी कहते हैं, वहां से लेकर प्राग ज्योतिष जो आज का असम है वहां तक हुआ करता था, पश्चिम से पूर्व, और उत्तर में कश्मीर, और कश्मीर से भी आगे जिसको हम आजकल, पहले उत्तर कुरु कहा करते थे, आजकल इसको युगर बोलते हैं। ये जो युगर है वो उत्तर कुरु का अपभ्रंश है। और ये जो आपका काशगर जिसको है, इसका पुराना नाम भी काशी है। आज भी इसको आपको कई पुराने मानचित्रों में इसका नाम काशी लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ से लेके काशगर से लेके और जो विंध्य माला पर्वतमाला है वहाँ तक, यानी जो राष्ट्रकूटों का साम्राज्य हुआ करता था उसके उत्तर में, यहाँ तक उनके
साम्राज्य का विस्तार था, जो संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य का जो पूरा साम्राज्य का विस्तार था उससे भी अधिक था, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। यद्यपि इसके ऊपर चर्चा हो सकती है, चर्चा का विषय है, लेकिन निश्चित रूप से जो हमारे महानतम साम्राज्य हैं भारत के इतिहास के, उनमें से करकोटा साम्राज्य एक था। और ये बहुत समय पूर्व नहीं, बल्कि मैं आपको जो समय बता रहा हूँ ललितादित्य मुक्तापीड़ का, ये 697 से लेकर 733 कॉमन ईरा यानी ईसवी, जिसको हम ईसवी कहते हैं, तो 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास का ये समय है। ये वही समय है जब मुगलों का पहला आक्रमण यहाँ हुआ था 712 में, अगर आपको ध्यान हो, बिन कासिम आया था और उनको अरबों को ललितादित्य मुक्तापीड़ ने परास्त करके यहाँ से भगाया था। इसलिए उनका जो साम्राज्य का विस्तार हो पाया था अरबों का, वो मुल्तान से आगे नहीं बढ़ पाए थे, वहाँ उनको ललितादित्य मुक्तापीड़ ने उनको वहाँ परास्त कर दिया था। तो करकोटा वंश का बहुत ही एक समृद्ध और बहुत ही हर प्रकार से समृद्ध, हर प्रकार से समृद्ध का मतलब शिल्प कला, कला, साहित्य, अध्यात्म, शास्त्र, सभी की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध ये काल था। अभिनव गुप्त जैसे महान शास्त्रज्ञ, महान विद्वान ये ललितादित्य के समकालीन हैं। और जो जिसको हम कश्मीर शैविज्म बोलते हैं, जो शैव धर्म कश्मीर का है, उसका वो उत्कर्ष था ललितादित्य के काल में। फिर ललितादित्य के बाद इस वंश का लगभग 100-150 साल बाद ये वंश पतित हो जाता है और उसके बाद फिर उत्पल वंश आता है और फिर एक लोहार वंश आता है। और ये लोहार वंश इत्यादि ये सब ये लगभग 1315 यानी 14वीं शताब्दी तक बिल्कुल ये चलते रहते हैं। और 14वीं शताब्दी के बाद फिर 1315 से लेकर 1339 तक का ये काल है, जिसमें यहाँ पर बहुत उथल पुथल होती है। यहाँ के जो अंतिम, जिसको हम कहें कि सुस्थापित और निर्विवाद जो राजा थे, वो थे सुहदेव। और सुहदेव जो थे वो 1320 ईस्वी तक उनका साम्राज्य था। 1320 में उनका अवसान होता है। और अपने ही काल में उन्होंने एक त्रुटि कर दी, एक गलती कर दी, जो हम देखेंगे अब यदि हम जाएंगे पीछे भारत के इतिहास में, तो यह एक, जिसको हम कई बार सद्गुण विकृति कहते हैं, ये भारत में और सनातन धर्मावलंबियों में अधिकांश पाई जाती है। उन्होंने एक शाह मीर नाम के एक व्यक्ति को अपने यहाँ शरण दी 1315 ईस्वी में। वो भाग कर आया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो स्वात वैली से आया था और कुछ का कहना है कि वो संभवतः ये आपका पुंछ के आसपास का कहीं रहने वाला था। जो भी था वो विधर्मी था, उसको इन्होंने शरण दी। और शरण देने के बाद में 1320 में जब सुहदेव का अवसान हो जाता है, तो उस समय फिर यहाँ पर एक उथल पुथल आरंभ होती है। उथल पुथल आरंभ होती है तो एक रिंचन नाम का एक व्यक्ति जो है वो आता है पहले लद्दाख से। फिर वो जो है वो कुछ हिस्से पर वहाँ पर कब्जा कर लेता है कश्मीर वैली में। अच्छा, उस समय कश्मीर वैली बहुत छोटी रही होगी 1315 में जनसंख्या के दृष्टि से, मेरे विचार से। आज इसकी जो जनसंख्या है वो लगभग 70 लाख है कश्मीर वैली की। तो उस समय मुश्किल से 4-6 लाख रही होगी। तो इस छोटे से भूभाग में और छोटी सी जनसंख्या में आकर जब ये लद्दाख से आता है, तो फिर ये बाद में एक कहता है कि मुझको आप, मैं शैव धर्म अंगीकार करना चाहता हूँ। तो
ये भी एक दुर्भाग्य कम है, यहाँ कई बार पाया जाता है। तो सनातन धर्मावलंबियों ने उसको शैव धर्म अंगीकार कराने से मना कर दिया। तो उसने एक तरह से बदले की भावना से प्रेरित होकर इस्लाम स्वीकार कर लिया। इस्लाम स्वीकार कर लिया, फिर उसके बाद बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदलता। उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया, फिर उसकी रानी जो थी वो कश्मीरी थी, फिर उसके बाद फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर रानी जो है वो उदयन देव, जो सुखदेव का छोटा भाई है, उससे विवाह कर लेती है। फिर ये शाह अमीर जो है बीच में ये अपना प्रभाव वहाँ पर स्थापित करना आरंभ कर देता है। बीच में वहाँ पे कुछ सूफी आ जाते हैं, बुलबुल शाह नाम के एक बड़े सूफी हैं, आपने नाम सुना होगा, बुलबुल 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 बड़ी बातें होती हैं कश्मीर में। तो बुलबुल शाह आ जाते हैं, फिर वो वहाँ पे सब मिलके वहाँ पे षड्यंत्र करते हैं, और अंत में जाके शाह अमीर जो है 1340 में वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लेता है। और उसके शासन स्थापित करने का जो 1340 यानी आज से लगभग 650 साल पहले, केवल, बहुत अधिक समय नहीं, लगभग 650 साल पहले उसका शासन स्थापित होता है। और आज वहाँ केवल 3% सनातनी बचे। क्यों? क्योंकि शाह अमीर के बाद फिर जब उनके आगे एक, जैसा यहाँ होता रहा है, वहाँ पे एक शाह अमीर तो 3-4 साल रहता है, उसने अपना नाम रखा शमसुद्दीन। फिर उसके बाद आया कुतुबुद्दीन, फिर एक सैयद अली शाह हमदान, शाह हमदान जिसको बोलते हैं, एक सूफ़ी वहाँ पे कुबरविया, एक दिन का तरीक़ा होता है। इनके सूफियों के अलग अलग तरीक़े होते हैं, उनके तरीक़ों में अलग अलग सिलसिले होते हैं, सेक्ट्स एंड सब सेक्ट्स। तो शाह हमदान आए वहाँ वैली में, और उन्होंने जो पैक्ट ऑफ उमर है, जिसको ज़िम्मा बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, ज़िम्मी। ज़िम्मी वो होता है जो उस पैक्ट को स्वीकार करता है। उन्होंने वहाँ ज़िम्मा लागू किया। वो ज़िम्मा क्या था वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसको पढ़ने के बाद आप बताइएगा कि जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं सूफियों में, वो इस सूफी शाह हमदान द्वारा ज़िम्मा लागू किया गया, उससे यदि आप मेल करें तो ये कहाँ तक सच है। तो ये जो ज़िम्मा वहाँ लागू किया गया, उसमें कुल 16 बिंदु हैं, और 16 बिंदु में पूरे पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं मोटा मोटा आपको बता दूं। वो इस तरह से थे कि भाई जो आप वहाँ पे मंदिर हैं, वो उनमें कोई नई तामीर नहीं होगी, वो कोई नया मंदिर नहीं बनेगा, उनका रिपेयर नहीं किया जा सकेगा, और कोई हिंदू जो है वो घोड़े पे नहीं चढ़ेगा, कोई हिंदू जो है वो किसी तरह के अस्त्र शस्त्र नहीं रखेगा, हीरे की अंगूठी नहीं पहनेगा, सूअर का मांस नहीं खाएगा। और जैसे पहले हुआ करता था कि जो हमारे परंपरा हुआ करती थी विग्रह की, कि एक स्थिर विग्रह होता था, चल विग्रह होता था, और चल विग्रह सदैव समय समय पर गांवों में या जहाँ भी शहरों में होता था, वहाँ उसको बाहर ले जाकर उसको पूरा जुलूस के रूप में निकाला जाता था। वो नहीं होगा। फिर वो मुसलमानों के पड़ोस में घर नहीं बनाएंगे, और शमशान जो है वो मुसलमानों के जो आपके क्या बोलते हैं वो कब्रिस्तानों के नज़दीक नहीं बनाएंगे। और जैसे कि वहाँ परंपरा थी, इस्लाम में बहुत पुरानी परंपरा है गुलामी की, गुलामों की। तो ये भी है उसमें 11वां पॉइंट है कि कोई हिंदू जो है वो मुसलमान गुलाम नहीं खरीदेगा। और सबसे जो आप कह सकते हैं अपमानजनक, कि कोई भी यदि मुस्लिम यात्री आता है तो उसे किसी हिंदू मंदिर में ठहरने की इच्छा व्यक्त करता है तो उसको मना नहीं किया जा सकेगा। न केवल ये कि यदि वो किसी के घर में भी रहने की इच्छा व्यक्त करता है तो उसको भी वहाँ 3 दिन तक आपको रखना पड़ेगा। और न केवल ये भी है कि जो नॉन मुस्लिम हैं उनका जो पहनावा होगा वो मुसलमानों से अलग होगा।
ये बाद में ये इन्होंने लागू किया, पूरी तरह से लागू तब हुआ जब सिकंदर शाह 1389 में आता है और यह शाह हमदान का बेटा होता है। उसके साथ मिलके इन्होंने पूरी तरह से एक अत्याचार, नृशंसता और बर्बरता की पहली कहानी लिखी वहाँ पर 1389 से लेके, और इसका जो काल है वो 1413 तक है। और ये समय है जब पहला निष्कासन कश्मीरियों का होता है। फर्स्ट एक्सोडस ऑफ कश्मीरीज is around about 1400 CE. फिर उसके बाद फिर बीच में 1420 से ज़ैनुल आबदीन आता है। इसके बाद में ज़ैनुल आबदीन जो है वो थोड़ा सा उदार होता है, और उस समय के आपके कुछ इस तरह का था कि उसकी समस्या आ रही थी, तो उसने हिंदुओं से समझौता करके और अपना काम चलाया 1471 में। फिर उसके बाद फिर एक फतेह शाह आता है। उसके बाद फिर नूर बख्शी सूफ़ी आ जाते हैं वहाँ पे, जो शिया होते हैं। और ये जो आज का गिलगित बाल्टिस्तान है, यहाँ से कुछ चाक जिनको बोलते हैं, वो चाक ट्राइब्स वहाँ आती हैं, और फिर वो दूसरा सिलसिला शुरू होता है वो अत्याचार का। 1505 1514 इसका होता है। तो ये इस समय पर दूसरा निष्कासन होता है कश्मीरियों का 1505 ईस्वी के बाद से लेके। फिर शाह मीरी वंश जो है वो 1561 के आसपास समाप्त हो जाता है। फिर 1585 में अकबर यहाँ पर शासित हो जाता है और मुग़लों का काल आरंभ हो जाता है। मुग़लों के काल में भी जहांगीर के किस्से हैं, नूरजहाँ के किस्से हैं, किस तरह से नूरजहाँ ने जो शंकराचार्य मंदिर है आज का, उस शंकराचार्य मंदिर को गिरा के, और उसकी जो आजकल आगे पाथर मस्जिद है डाउनटाउन श्रीनगर में, वहाँ पर उसकी जो सीढ़ियाँ हैं उसमें वहाँ लगवाया और उसको बनाने में उसका उपयोग किया। और जहांगीर का एक सूबेदार था इफ्तिखार खां, वो उस टाइम पे हिंदुओं का कन्वर्शन करता था, लेकिन फिर भी इतनी असहनीय नहीं थी स्थितियाँ कि फिर से निष्कासन होता। वो निष्कासन फिर जब औरंगज़ेब का सूबेदार इफ्तिखार खान आता है, तो औरंगज़ेब के समय में, आप जानते हैं औरंगज़ेब किस तरह का शासक था, औरंगज़ेब के समय में फिर तीसरा निष्कासन होता है वहाँ पे। फिर 18वीं शताब्दी में 1753 में कश्मीर वैली जो है वो चली जाती है दुर्रानियों के हाथ में, अफ़गानिस्तान के। तो ये समय है चौथे निष्कासन का, क्योंकि अफ़गान किस तरह के थे तो आप सबको पता है, मुझे बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं। ये 4 निष्कासन होते हैं। उसके बाद फिर 19वीं शताब्दी में महाराजा रंजीत सिंह के हाथ में आ जाता है कश्मीर। तो वो 1819 से लेके 1947 तक एक, जिसको हम कह सकते हैं कि एक शांतिपूर्ण वहाँ पर स्थिति रहती है। तो 1819 से लेके 1845 तक महाराजा रंजीत सिंह और बाकी सिख साम्राज्य वहाँ पर था। फिर 1845 में महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों से इसको ख़रीद लिया था, और 1845 से 1947 तक डोगरों का शासन था कश्मीर के ऊपर। फिर 1947 के बाद का जो किस्सा है वो आप लोगों को वैसे काफ़ी पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जिसको कहते हैं कि ये इसका इस्लामीकरण है। वैसे तो आप देख चुके हैं कि इस्लामीकरण कैसा होता है, कि 4 निष्कासन तो पहले ही हो चुके थे, और फिर डोगरों के रहते रहते 1931 में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ श्रीनगर में, जो शेख अब्दुल्ला जिसके मुख्य पात्र थे, उन्होंने एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बना रखी थी, और उसके उनके नेतृत्व में, और कुछ अहमदिये थे उस समय, एक अहमदिया प्रीचर था, उनके साथ मिलके बहुत ज़बरदस्त दंगा हुआ, हिंदू राजा के होते हुए भी, आप सोचिए ज़रा। और 1931 के आसपास इतना ज़बरदस्त दंगा हुआ कि उस टाइम भी डोगरों के शासनकाल में ही 5वां निष्कासन उस समय मानते, बहुत सारे लोग जो थे वहाँ से छोड़ के भागे थे। फिर 1947 के बाद जब शेख अब्दुल्ला के पास आया, वो शेख अब्दुल्ला के उसका भी आपका जो पूरा का पूरा जो इतिहास है वो भी एक बड़ा कलुषित इतिहास है, कि किस तरह से हमारे पंडित नेहरू ने, जो कि स्वयं कश्मीरी थे,
उन्होंने पूरी तरह से शेख अब्दुल्ला के हाथों में वो खेले। शेख अब्दुल्ला ने पूरी तरह से उसका लाभ उठाया और लाभ उठा के इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर दी कि उनके प्रभाव में सबसे पहले तो जो आप देख रहे हैं कि जो देरी हुई कश्मीर के विलय में भारत में, उसका भी मुख्य कारण शेख अब्दुल्ला थे, क्योंकि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार यह आश्वासन मिले बिना कि कश्मीर के प्रधानमंत्री, क्योंकि उस समय जो भी प्रोविंशियल स्टेट्स होती थी, जिनको प्रोविंसेस बोलते थे, या सॉरी जिनको प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे, उन प्रिंसली स्टेट्स के रूलर होते थे और रूलर्स अपने अपने प्राइम मिनिस्टर्स रखते थे। तो जो राजा हरि सिंह थे वो जस्टिस महाजन थे, एक मेहरचंद महाजन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे। उनको पहले तो अनुमति नहीं दी गई, फिर बाद में अनुमति तब दी गई जब आके पाकिस्तान की सेनाएं जो थी वो दरवाज़ा खटखटा रही थी कश्मीर का। जो सारा का सारा विलंब हुआ कश्मीर के विलय में, उसका मुख्य कारण ये था कि नेहरू जी चाहते थे कि ये कमिटमेंट दिया जाए कि वो प्रधानमंत्री जो है वो शेख अब्दुल्ला को बनाया जाएगा। और शेख अब्दुल्ला से महाराजा हरी सिंह का बिल्कुल 36 का आंकड़ा था, तो वो संभव नहीं था उनके लिए। ये एक पर्सनल ईगो बैटल लेके कश्मीर का मुद्दा जो है वो कॉम्प्लिकेट किया गया। फिर बाद में जब आप ये देखिए कि जो आक्रमण हुआ वो आक्रमण मई में ही शुरू हो गया था 1947 में, और वो जो हुआ था वो पुंछ से शुरू हुआ था, कि जिसको पुंछ रिबेलियन कहते हैं या पुंछ का विद्रोह कहते हैं। वो पुंछ का विद्रोह वस्तुतः पाकिस्तानियों द्वारा किया गया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सेनाएं रिक्रूट हुई थी उसमें लगभग करीब 40-45 हज़ार लोग जो थे, वो जो आजकल का जिसको हम कहते हैं मीरपुरी लोग जो थे, जो इस समय जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू है, वहाँ के जो लोग थे वो बड़ी संख्या में वहाँ रिक्रूट हुए थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, तो ये लोग सब रिलीज़ हो गए थे ब्रिटिश आर्मी से, लेकिन इनके पास अस्त्र शस्त्र थे, इनके पास ट्रेनिंग थी। और महाराजा की जो कुल सेना थी वो मुश्किल से 16,000 या 17,000 थी। वो पूरी सेना, पूरे उनकी प्रिंसली स्टेट जिसमें आज का जो गिलगित बाल्तिस्तान है वो भी शामिल था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से इनएडिक्वेट थी। महाराजा सेना सहायता मांगते रहे भारत से और भारत ने नहीं दी। फिर आक्रमण हो जाता है, पहले पुंछ में होता है, पुंछ के बाद वहाँ पर तरह तरह के धोखे होते हैं। सारे ये पूरी विस्तार से यदि आप पढ़ना चाहें तो मेरी किताब में बहुत विस्तार से दिया हुआ है किस प्रकार से सब हुआ। बाद में मैं उस पर आता हूँ कि जो कई बार कहा जाता है कि महाराजा ने फिर जब विलय किया, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, उस युद्ध का भी विस्तृत वृत्तांत जो है वो उस पुस्तक में है। मैं उसमें जा नहीं रहा उसके विस्तार में, उस पर बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं जो बात के इश्यूज आते हैं, जो विलय से संबंधित जो इश्यूज आते हैं, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। क्योंकि विलय जब हुआ तो उसमें आज भी ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि साहब के विलय वो कंडीशनल था। मैं आप सभी लोगों के सामने ये तथ्य रखना चाहता हूँ कि जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे, उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जो बाकी 562 प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने भी उसी पे किए थे, किसी ने अलग नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर तो फिर उन्होंने पूरी तरह से एक तरह से शेख अब्दुल्ला के हाथ में ही सारी सत्ता दे दी। मार्च 1948 के बाद से तो शेख अब्दुल्ला जो थे वो वहाँ के एक तरह से रूलर ही बना दिए गए, और उनके नेतृत्व के कारण भारत की सेनाओं को भी फ्री हैंड नहीं मिल पाया कि वो पूरी तरह से पाकिस्तान को परास्त कर पाते। और शेख अब्दुल्ला और माउंटबेटन के चलते ही एक लड़ाई जो भारत जीतने जा रहा था पूरी तरह से, और भारत इस स्थिति में था कि पूरा का पूरा जो आज का
जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और पाकिस्तान जिसको पाकिस्तान अपना आज़ाद कश्मीर प्लस गिलगित बाल्टिस्तान कहता है, ये पूरा का पूरा हम स्वतंत्र कराने की स्थिति में आ गए थे। लेकिन उसी समय पंडित नेहरू बिना अपनी कैबिनेट को बताए, बिना किसी से सलाह मशविरा किए, बिना अपने होम मिनिस्टर से सलाह मशविरा किए आकाशवाणी पे जाकर और अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम सीज फायर कर रहे हैं। उसी की परिणति आज आप देख रहे हैं, जो आज जो जम्मू कश्मीर का झगड़ा चल रहा है वो उसी एक कारण से आज तक चल रहा है। तो ये तो इतिहास हो गया 1947-48 तक का। 1947-48 के बाद का जो इतिहास है वो ये है कि पूरी सत्ता 370 एक आर्टिकल ले आया गया जिसका सब विरोध कर रहे थे। कांग्रेस स्वयं विरोध कर रही थी, डॉक्टर अंबेडकर विरोध कर रहे थे, लेकिन पंडित नेहरू की जिद को ऑनर करते हुए सरदार पटेल भी एक बार मान गए, लेकिन उन्होंने उसके अंदर टेम्परेरी लिखवा दिया, और लेकिन टेम्परेरी बाद में परमानेंट हो गया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला जब धोखेबाजी पर उतर आए 1953 में, उनको डिटेन कर लिया गया, उनको नज़रबंद कर दिया गया। फिर उसके बाद भी जब बख्शी गुलाम मोहम्मद वहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए, तो आप ये देखिए कि जो धोखेबाजी थी वो तब भी जारी रही, क्योंकि 1954 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया, 370 के अंदर ऐसा एक प्रावधान है कि साहब उसके माध्यम से पूरा का पूरा आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते थे। 1954 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसने भारत के संविधान के 91 यानी 91 आर्टिकल्स अमेंड किए हैं। लोग कहते हैं कि आज तक का जो सबसे बड़ा संविधान संशोधन है वो लोग मानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन था, जिसमें 67 अनुच्छेद यानी 67 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के वो अमेंड हुए थे। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा अमेंडमेंट जो था वो 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, जिसके लिए इनको पार्लियामेंट के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं थी, और उसके माध्यम से 91 आर्टिकल्स वर अमेंडेड। ये स्थिति थी। फिर बाद में भी जब आता है कि कई बार बात हुई कि इसको हटा दिया जाए 370 को, ये आपके गुलाम मोहम्मद सादिक बीच में बने थे, उन्होंने शुरू में ये कहा 1965 में, ध्यान हो आपको, शास्त्री जी ने जब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता था जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का संविधान भी अलग कर दिया गया था इसी 370 को करते हुए, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, गवर्नर को सदर रियासत कहा जाता था। तो एक और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से इस पे बदलाव लाया गया 1965 में, जब शास्त्री जी थे तब। और उस समय पर यह कहा गया कि अब संभवतः 370 की आवश्यकता नहीं है, इसको हटाया जा सकता है। तब भी जो कश्मीरी ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने, यानी सब कश्मीरी पंडित थे, उसमें मुसलमान कोई भी नहीं था, उन्होंने शास्त्री जी को दिग्भ्रमित करके और ये नहीं होने दिया। बाद में करण सिंह जी जो थे, जो उस समय सदर रियासत बाद में गवर्नर बने, उनका उस समय पर ये सुझाव था कि भाई ये जम्मू को तो आप हिमाचल प्रदेश के साथ मिला दो। तो उस समय रीऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी, पंजाबी सूबा का आंदोलन चल रहा था, तो रीऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी। तब करण सिंह जी ने यह, उनकी जो बायोग्राफी है उसमें लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को मिला के एक, सॉरी गलत बोल गया मैं, हिमाचल प्रदेश और जम्मू को मिलाकर एक आप अलग स्टेट बना दीजिए और कश्मीर वैली को अलग बना दीजिए। वो भी नहीं माना गया। फिर बाद में जब 71 में जब पाकिस्तान पूरी तरह से हार गया, तो शेख अब्दुल्ला ने वापस अपने गिरगिट की तरह अपने रंग बदले, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान में दम नहीं है, वो हमारी सहायता नहीं कर सकता। तो फिर जाके इंदिरा गांधी को उन्होंने किसी तरह से, कह सकते हैं आप, मान मनोबल की या उनको मूर्ख बनाया और वापस पावर में आ गए। और वापस पावर में आके उन्होंने फिर अपना वही कार्यक्रम चालू कर दिया, वही सेपरेटिज्म वाला जैसे पहले किया करते थे।
और उसकी फिर परिणति तब होती है जब हमारे शेख अब्दुल्ला की मृत्यु होती है, फारूक अब्दुल्ला बनते हैं। फारूक अब्दुल्ला बनते ही जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको प्रश्रय देना आरंभ कर देते हैं। फिर उनको टॉपल कर दिया जाता है। वो गुल शाह जो उनके आपके दामाद शेख अब्दुल्ला के होते हैं वो बनते हैं। उनके समय में एक और तांडव होता है कश्मीर वैली में, टारगेटेड, पहला जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में टारगेटेड वो होता है। और उसका परिणाम फिर आप देखते हैं जाके 1989-90 में जो 7th एक्सोडस होता है। मैं सोचता हूँ मैं यहीं पर समाप्त करूँगा क्योंकि अब मैं प्रश्नों पर चल सकता हूँ। थैंक यू सर। जिन भी महानुभावों के कोई सवाल हो वो चैट बॉक्स में अपने सवाल रख सकता है। एक सवाल सर आया है कि शारदा पीठ के बारे में बताइए या कुछ प्रकाश डालिए। शारदा पीठ क्या है, क्या थी? शारदा पीठ आप उसकी तुलना यह कर सकते हैं कि जिस तरह से नालंदा और विक्रमशिला हमारे गंगा क्षेत्र का एक प्रसिद्ध एक लर्निंग सेंटर था, उसी तरह से शारदा पीठ जो थी वो कश्मीर की लर्निंग सेंटर थी। और 1947-48 के युद्ध में ये पाकिस्तान के कब्जे में चली गई। हमने उसको कोई विशेष रिक्लेम करने का भी प्रयास नहीं किया। ये आपके ये जो कुपवाड़ा ज़िला है, इसमें एक हंडवाड़ा नाम की तहसील है। उस हंडवाड़ा से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है। और आप इसको बहुत आसानी से एक गूगल अर्थ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसको। और जो LOC है, LOC के विदिन 10 किलोमीटर से शारदा पीठ है। और ये जो किशन गंगा नदी, जिसको हम किशन गंगा कहते हैं, और पाकिस्तान में जब POK में चली जाती तो इसको नीलम कहते हैं, ये उसके तट पर स्थित है। तो ये शैविज्म का और वेदाध्ययन का बहुत बड़ा पूरे देश का एक शीर्ष केंद्र था। धन्यवाद सर। एक सवाल आया है कि सर आदि शंकराचार्य जी आए थे उधर, जिन्होंने ये शारदा पीठ एस्टेब्लिश किया था, उसके बारे में आदि शंकराचार्य जी और थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? तो आदि शंकराचार्य जी का पूरा मुझे ध्यान नहीं है, वहाँ शारदा पीठ पे वो आए थे। और ये जो आपका जो ये मंदिर है श्रीनगर वाला, जिसको शंकराचार्य बोलते हैं, ये उनका ही स्थापित किया हुआ है। जी हाँ जी सर। एक सवाल है सर, आपके अध्ययन के हिसाब से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने का अंदेशा है क्या और क्या? नहीं। आपने स्पष्ट शब्द पूछा, मैंने स्पष्ट उत्तर दे दिया। थैंक यू सर। धारा 370 और 35A के हटाने के मोदी सरकार के फैसले का राजनीतिक महत्व क्या है सर? सुब्रत जी का एक सवाल है। इसका राजनीतिक महत्व बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वो महत्व इसलिए है क्योंकि जो पाकिस्तान का जो एक, जिसको हम कह सकते हैं कि एक उनका एक उनके राज्य का या उनका जो एक राष्ट्रीय उद्देश्य है, वो राष्ट्रीय उद्देश्य उनका पूरे उपमहाद्वीप में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य की वापसी है। ये उनका घोषित उद्देश्य है। घोषित उद्देश्य इसलिए कहूँगा मैं क्योंकि उनकी मिलिट्री का मोटो है, उनकी मिलिट्री का जो मोटो है वो है तकवा, ईमान और जिहाद फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह की राह में जिहाद। और जिस समय पाकिस्तान बना था उस समय पार्टीशन का, क्योंकि इसी पुस्तक में आपको वो सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, उसमें ये उनका स्पष्ट था। जो कहा करते थे वो कि साहब कि ये हमारा नया मदीना है। नया मदीना का मतलब ये देखिए कि पूरा का पूरा जो पाकिस्तान का मूवमेंट था वो बरेलवी संप्रदाय उसको सपोर्ट करता था। जो मास सपोर्ट थी उसकी ये सूफियों से थी, यानी ये जो बरेलवी संप्रदाय है ये सूफियों का मुख्य प्रतिनिधि संस्था है।
जो बरेलवी फेडरेशन है एक तरह से सूफियों की है। तो इसका ये सपोर्ट था, ये जो है ये सुन्नत में यानी कॉन्डक्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद में विश्वास रखते हैं पूरा। तो वो नया मदीना का कॉन्सेप्ट लेके चलते थे, और नया मदीना का कॉन्सेप्ट उनका ये था कि जब हम कहीं कमज़ोर होते हैं, जैसे मक्का में प्रॉफिट कमज़ोर थे तो उन्होंने मक्का से हिजरत करके वो मदीना चले गए, मदीना में उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और वापस मक्का पर अधिकार किया। तो ये पूरी की पूरी इमेजरी उस टाइम प्ले आउट किया करती थी। उस समय दो तरह की विचारधाराएं थी, एक कहती थी कौमियत जुदागाना और दूसरी कहती थी कौमियत मुत्तहिदा। कौमियत मुत्तहिदा का मतलब होता है कॉम्पोजिट नेशन। ये देवबंदी वाले की कहा करते थे, वो देवबंदियों वाला का मानना था कि अगर आप अलग हो जाएंगे तो फिर आपको पूरे बर्रे सगीर को यानी पूरे उपमहाद्वीप को इस्लामीकरण में बहुत समस्या आएगी। और जो दूसरे जुदागाना वाले थे वो कहते थे नहीं, हम पहले जाके एक अपना मदीना बनाएंगे, जैसे कि हज़रत मोहम्मद ने किया था उस तरह से मदीना बना के, और वहाँ पर फिर हम मजबूती हासिल करके और वापस हम इसके दिल्ली के ऊपर कब्जा करेंगे और अपनी मुगलिया सल्तनत वापस हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये इनका एक अनडिक्लेयर्ड एजेंडा, जो आप इनके संविधान में जिस तरह से जो भी लिखा गया है, क्योंकि संविधान इनका ये कहता है, सबसे पहले जो संविधान है इस्लामिक संविधान, वो कहता है कि द सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री बिलोंग्स टू अल्लाह एंड अल्लाह अलोन। तो यहाँ से चालू होता है वो सॉवरेंटी जो है हिंदुस्तान की तरह जनता से नहीं आती उनके पास, सॉवरेंटी उनको अल्लाह देता है। तो इसलिए जो पूरा का पूरा जो इस्लामिक फंडामेंटल है, उस इस्लामिक फंडामेंटल के अनुसार उन्हें पूरी दुनिया पर कब्जा करना है और दुनिया पर कब्जा करके उसको इस्लामीकरण करना है। उसमें सबसे पहला उनका टारगेट जो है वो भारत है। इसका उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट आरंभ किया था वो कश्मीर से आरंभ किया था, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी में था कि ये कश्मीर जो है, क्योंकि भारत ने अपने हाथों से एक गलती करके और उसको एक अलग से स्टेटस दे दिया था, जिससे कि जो वहाँ की जो सेपरेटिस्ट आइडेंटिटी थी उसको स्वयं बल मिल रहा था। इसलिए वो कश्मीर से आरंभ करके पहले कश्मीर लेंगे, कश्मीर के बाद फिर जम्मू लेंगे, फिर जम्मू के बाद पंजाब लेंगे, और फिर पंजाब लेंगे तो फिर दिल्ली कितनी दूर है। जी सर। तो जब आपने 370 को समाप्त कर दिया तो वो जो एक आपने इस्लामी टू नेशन थियरी को एक, जिसको हम कह सकते हैं कि एक अघोषित मान्यता दे रखी थी भारतीय राष्ट्र ने, वो आपने बिल्कुल समाप्त कर दी, ख़त्म कर दी। और वो जो एक सेपरेटिस्ट माइंडसेट का कंसोलिडेशन होता था 370 के कारण, वो आपने समाप्त कर दिया। तो इसलिए इसका राजनीतिक महत्व भारत के लिए तो है ही, पाकिस्तान के लिए इससे भी अधिक है। इसीलिए आपने देखा होगा पाकिस्तान इतना चिल्लाता है। आप सोचते होंगे पाकिस्तान इतना क्यों चिल्लाता है? पाकिस्तान इसलिए चिल्लाता है क्योंकि उसके लिए एक ये एग्जिस्टेंशियल मैटर है, उसकी अस्तित्व, जो उसका जो पूरा अस्तित्व है, उस अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। संजय शर्मा जी का एक सवाल है कि नेहरू जी चाहते थे कि कश्मीर भारत में मिले, जबकि नेहरू जी खुद कश्मीरी पंडित थे। नहीं, नेहरू जी चाहते थे कश्मीर भारत में मिले, इसके लिए उन्होंने किया भी था, लेकिन वो चाहते थे कि कश्मीर भारत में मिले, लेकिन उसके सर्वा शेख अब्दुल्ला हों। पाकिस्तान में तो ये है कि पाकिस्तान आज तक नेहरू जी को दोष देता है कि जो रेडक्लिफ अवार्ड था उसमें जो फार्मूला बताया गया था, और फार्मूले के हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट्स, मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स थी वो पाकिस्तान में जानी थी, जो मेजॉरिटी मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट्स थी वो पाकिस्तान में जानी थी। तो आज का जो ये पठानकोट है, ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में होता था, और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के 3 मेजर तहसीलें थी, गुरदासपुर, बटाला और 4 तहसीलें थी, गुरदासपुर, बटाला, पठानकोट और आपके शकरगढ़। तो पूरी जो डिस्ट्रिक्ट थी वो 51 या 52% मुस्लिम थी, लेकिन वो इस कारण से थी क्योंकि जो शकरगढ़ तहसील हुआ करती थी, जो इस समय पाकिस्तान में है, वो शकरगढ़ तहसील लगभग 80% से ऊपर मुस्लिम थी, सबसे बड़ी तहसील वो थी, उस कारण से ये हो जाती थी। बाकी ये 3 जो तहसीलें थी ये मेजॉरिटी मुस्लिम नहीं थी, ये मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम थी।
लेकिन चूंकि डिस्ट्रिक्ट्स का हुआ करता था तो वो ये मान के चलते थे कि पूरा का पूरा यह हिस्सा उनको ही मिलेगा, और यदि उनको मिलेगा तो फिर जम्मू कश्मीर कहाँ जाएगा। वैसे भी यदि आपको भौगोलिक रूप से बताएं तो उस समय भी जम्मू कश्मीर में जाने के लिए जो आज का भारत है, यहाँ से कोई रास्ता नहीं था। जो जम्मू का रास्ता था वो सियालकोट से जाता था, और जो कश्मीर का रास्ता था वो रावलपिंडी से मरी होते हुए और मुजफ्फराबाद होते हुए जाता था। तो इसलिए उनको कतई संदेह नहीं था कि जम्मू कश्मीर उनको मिलेगा। लेकिन जब रेडक्लिफ अवार्ड आया तो उसमें रावी नदी को एक बाउंड्री मानते हुए ये जो 3 तहसीलें थी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की, यानी गुरदासपुर, बटाला और पठानकोट, ये भारत को दे दी गई, और शकरगढ़ जो है वो पाकिस्तान को दे दी गई। इसी तरह फिरोजपुर में भी, फिरोजपुर का कुछ अधिकतर भाग जो था वो भारत में आ गया और कम भाग उनको मिला, आपको पाकिस्तान को। तो इसको लेके वो आज तक आप पाकिस्तान के लोगों को पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग आज तक ये कहते हैं कि ये सब जो है नेहरू ने एडविना के माध्यम से माउंटबेटन से रेडक्लिफ को कहलवा के करवाया। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि कश्मीर भारत में मिले। कम से कम किसी पाकिस्तानी से आप कहेंगे वो तो तक कतई नहीं मानेगा। वो चाहते थे कि मिले, लेकिन वो ये चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला जो उनके साथ प्रजा परिषद में, कांग्रेस में लगातार साथ में थे, उन्होंने अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई थी, बहुत चालाक किस्म के व्यक्ति थे वो, तो उनको पता था कि नेहरू जी का क्या महत्व है। तो उन्होंने नेहरू जी से सन 1937 के आसपास ही साठगांठ कर ली थी, और उस समय ये स्टेट्स कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, जो कांग्रेस का जो प्रिंसली स्टेट्स में जो काम किया करता था विंग, उसका उन्होंने शेख अब्दुल्ला को चीफ बना रखा था। ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट्स कॉन्फ्रेंस। तो उनके लिए बहुत महत्व था। तो ये चाहते थे कि साहब की वो महाराजा तो नाम मात्र के रह जाए, सब कुछ शेख अब्दुल्ला को मिले। सारा जो विलय में जो विलंब हुआ है उसी कारण से हुआ है। जी सर। मंजू जी का एक सवाल है कि वर्तमान सरकार और कश्मीरियों को पुनर्स्थापित करने के लिए क्या वास्तव में कुछ कर रही है? अभी तक तो कुछ करती नजर नहीं आ रही। एक सवाल है सर कि क्या चांस है कि हम पीओके और अक्साई चिन्ह वापस ले पाएंगे? देखिए, प्रश्न ये नहीं है कि हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। प्रश्न ये है कि क्या हमारी इच्छा शक्ति है और हमारे लिए उसकी क्या उपयोगिता है। ये विषय जो है ये हमारी एबिलिटी से कि हम उसको ले पाने में सक्षम है या नहीं, हमारी सक्षमता से अधिक आवश्यक ये प्रश्न है। अक्साई चिन्ह की तो हमारे लिए अत्यधिक सामरिक उपयोगिता है, हम ये कह सकते हैं। बल्कि चीन को हमसे अधिक है, क्योंकि चीन के लिए वो तिब्बत से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। हमारे लिए उसकी उपयोगिता चीन को कमज़ोर करने से और तिब्बत को मजबूत करने से है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार में तिब्बत को वापस रिवाइव करने के लिए या वापस उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र बनवाने की कोई भी किसी तरह की कोई योजना है या कोई इच्छा शक्ति है। मुझे ऐसा दिख नहीं रहा। इसलिए अक्साई चिन्ह वापस लेने का प्रयास तो तभी होगा जब कोई लार्जर स्ट्रेटेजिक गोल होगा। वो लार्जर स्ट्रेटेजिक गोल मुझको दिख नहीं रहा, इसलिए अक्साई चिन्ह तो वहाँ से रूल आउट हुआ। और जहाँ तक पीओके को वापस लाने का प्रश्न है, वो एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि अक्साई चिन्ह को भी आप यदि सैन्य दृष्टि से बात करें तो अक्साई चिन्ह पर कब्जा करना अधिक आसान है बनिस्बत पीओके के, क्योंकि वो क्षेत्र जो है वो काफ़ी कुछ पठारी है। यानी एक कुछ आप रेंज छोड़ दीजिए, लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज इत्यादि, लेकिन यह जो क्षेत्र है वो इतना दुर्गम है कि यदि आप चाहेंगे भी तो आपको इसके ऊपर चढ़ाई करके आप इसको कब्जा भी करना चाहेंगे तो
इतना आसान नहीं है। पहाड़ों में जो आक्रमण करता है उसको जीत हासिल करनी है तो उसको 9 गुनी श्रेष्ठता चाहिए, 1:9 का रेशो चाहिए। तो भारत क्यों ऐसा करना चाहेगा, ये मुझे इसका भी इनके पास कोई स्ट्रेटेजिक गोल दिख नहीं रहा। दर्श यादव जी का एक सवाल है कि क्या जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन और सरदार पटेल और माणिक शाह के ऊपर में कोई मीटिंग हुई थी क्या? हाँ है ना, मैंने अपनी किताब में लिखा है, पूरा अकाउंट लिखा है उसका। थोड़ा संक्षेप में अगर बताएं तो। वो ये है कि वो मानेक शॉ जो थे वो उस टाइम पे वो जो आपके रॉय बकर जो कमांडर फॉर इंडिया थे उनके एडीसी हुआ करते थे। और उस समय के पहले आप समझिए कि स्थिति क्या थी सेना की। देयर वाज फील्ड मार्शल ऑकिनलेक। फील्ड मार्शल ऑकिनलेक जो थे, ही वाज अ जॉइंट कमांडर फॉर बोथ द आर्मीज, इंडियन आर्मी, पाकिस्तान। इंडियन आर्मी के कमांडर थे जनरल सर रॉय बकर, और आपके पाकिस्तान आर्मी के कमांडर थे जनरल डगलस ग्रेसी। तो मानेक शॉ जो थे वो राय बकर के साथ जो मीटिंग हुई थी फाइनल, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि भारतीय सेना कश्मीर जाएगी वायु मार्ग द्वारा, उस मीटिंग में उपस्थित थे। और उसका उन्होंने अकाउंट भी लिखा है जो मैं अपनी किताब में कोट किया। एक सवाल है सर कि कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करके भारत को क्या मिला और क्या लाभ हुआ, इस पे संक्षेप में कुछ बता पाएं? उसका लाभ ये मिला क्योंकि जो ये आपकी कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स थी जम्मू और कश्मीर की, वो पूरी तरह से लद्दाख का भी इस्लामीकरण कर देना चाहती थी। तो लद्दाख को अलग करके उन्होंने उसको इससे बचा लिया। धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूंगा श्री रघुवरी डालमिया जी से कि वो आज के सेशन पे अपने 2 शब्द कहें। श्री रघुवरी डालमिया जी। मैं संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने काफ़ी विस्तार से कश्मीर का पूरा इतिहास बताया, ललितादित्य से लेकर 1990 तक का पूरा इतिहास बताया। और ये इतिहास हम लोगों ने कभी कहीं पढ़ा नहीं, ना तो हमने स्कूलों में पढ़ा, ना हमारे जो कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स वगैरह जो लेते हैं, मैं नहीं समझता हूँ उन्होंने भी ये इतिहास कभी पढ़ा होगा। तो ये जो इतिहास नॉलेज में हमारे आया, कम से कम एक हमारे मन में एक गर्व तो है कि कश्मीर का, भारत का और कश्मीर का इतिहास भी ऐसा था जो हम गर्व से सीना और सिर ऊपर कर सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं। दोस्तों, 1948 का युद्ध और 1962 का युद्ध, इसके 2 एपिसोड आप लोगों ने सुने हैं जनरल रामेश्वर यादव जी से। और जो ये कश्मीर के विलय की कहानी है, ये मैंने विस्तार से जब मैंने नेहरू जी का एपिसोड किया था उसमें मैंने कुछ विस्तार से बताई थी। संजय जी के पास समय नहीं था इसलिए उन्होंने सारा संक्षेप में बताया, और इनको तो पूरा ललितादित्य जी से लेके 1990 तक का बताना था और समय वही कुल मिला के 40-50 मिनट का था। तो आप अगर वो एपिसोड देखें, अगर देखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। और युद्धों के दोनों इतिहास के एपिसोड आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमको हमारे देश की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हमको हमारे देश की संस्कृति पर अभिमान होना चाहिए, और कश्मीर से बड़ा संस्कृति, इससे बड़ा संस्कृति शायद भारत देश में कहीं नहीं होगी। जैसे संजय जी ने बताया, काशी भी कश्मीर को अपने ज्ञान से ऊंचा माना करता था। तो कश्मीर की संस्कृति हमारे लिए बहुत उच्च संस्कृति है, हमारे को उसका अभिमान होना चाहिए। तो ये जितनी भी कहानी है, जितना भी इतिहास है, इसका सारा मकसद यही है कि हमको मालूम चले तो हम अपने गर्व से अपना सिर ऊंचा उठा सकें। तो दोस्तों, भारत का अनकहा इतिहास आप लोग आगे के एपिसोड भी जरूर सुनिएगा।
और ध्यान में रहे, जो भी हमको करना है हमारे देश के लिए, ये मेरा देश है, मेरी जिम्मेदारी है, हमारा देश है, हमारी जिम्मेदारी है। मैं आप सबको दोबारा बोलूंगा, जयपुर डायलॉग्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और उनके एपिसोड्स को सुनिए। लाइव नहीं सुन सकते हो तो बाद में उनके जो यूट्यूब के ऊपर आता है उसको आप सुन लीजिए, परंतु एक एक एपिसोड में इतना ज्ञान है कि हमारा सीना गर्व से ऊंचा उठ जाएगा। और मेरी आप सबसे ये विनती है कि अपने देश की जिम्मेदारी हम सबको खुद अकेले में उठानी है। हम सब कुछ सरकार के ऊपर नहीं देख सकते हैं, सरकारों के अपनी लिमिटेशंस होते हैं, हमारे कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो दोस्तों, मेरा देश, मेरी जिम्मेदारी, मेरी संस्कृति, मेरा अभिमान, याद रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।